नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीबीसी ऑफिस पर छापा पड़ा है। आयकर विभाग की टीम ने बीबीसी के ऑफिस पर छापा मारा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऑफिस में मौजूद लोगों के फोन जब्त किए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बीबीसी के ऑफिस पर छापा पड़ा है और ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। मुंबई के ऑफिस पर भी आईटी की रेड पड़ी है। दिल्ली और मुंबई के ऑफिस पर रेड पड़ी है आईटी की। मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस दौरान सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों से दफ्तर को छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया है। लंदन स्थित बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी दी गई है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, बीबीसी के ऑफिस पर छापेमारी की गई है, क्या इस छापेमारी के मायने हैं? क्योंकि जिस समय में ये छापेमारी की जा रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। अगर एजेंसियों को लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है, कहीं इशू है या टैक्स की चोरी की जा रही है, तो वहाँ छापेमारी की जाती है और उसके अनुसार जो फैक्ट्स और फिगर्स निकलते हैं उसके अनुसार काम किया जाता है। छापेमारी का मतलब ये नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन को सजा दी जा रही है जी। सजा कोर्ट देगी। छापेमारी का मतलब है कि एजेंसियों को लगता है। सर, अभी कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, उसको पहले बैन कर दिया गया और जब वो डॉक्यूमेंट्री बैन हुई इस पर विवाद हुआ। अब ये छापेमारी की बात सामने आ रही है, तो क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री बैन के बाद छापेमारी जो की जा रही है, क्या बदले की राजनीति है? विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि बदले की राजनीति से ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, विपक्ष के अलावा जाने से साफ साफ पता चल जाता है जी कि कौन लोग उस डॉक्यूमेंट्री के पीछे थे। डॉक्यूमेंट्री गलत थी, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्डिक्ट है। उसके इस छापेमारी को डॉक्यूमेंट्री विवाद से जोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। पहले गलत डॉक्यूमेंट्री को प्रचार प्रसार करने का काम किया जी, उसको करने का काम किया। अब अगर टैक्स चोरी हो रही है, टैक्स का गमन हो रहा है और देश को पैसा मिलना चाहिए, तो फिर गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। अगर बीबीसी सही है तो हमारे यहाँ पे जुडिशरी है। अभी तो छापा मारा जा रहा है, उसके बाद फैक्ट फिगर्स सामने आएंगे। अगर वो ठीक है तो कोई उनका बालवांका नहीं कर सकता। अगर गलत है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रत्नाकर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, खेमचंद जी का कहना है कि गड़बड़ी सामने आई है जिसके विरोध में ये छापेमारी की जा रही है, राजनीति से इसका कुछ लेना देना नहीं है। गड़बड़ी सामने सिर्फ उन न्यूज एजेंसियों के खिलाफ क्यों आ रही है जो मोदी सरकार की कार्यशैलियों को दिखाने का काम कर रही है? गड़बड़ी सिर्फ विपक्ष के नेताओं का क्यों सामने आ रहा है जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का काम कर रहा है? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज मोदी सरकार उन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग अपने खिलाफ हथियार के रूप में कर रही है जो या तो मोदी जी के खिलाफ या तो मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी वक्तव्य दे रही है। आज यह सरकार पूर्णतया तानाशाही रुख अख्तियार कर चुकी है। कोई भी न्यूज, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है न्यूज एजेंसीज को। अगर न्यूज एजेंसियों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो आप सोचिए कि कल जो है कौन न्यूज एजेंसी इनके खिलाफ कोई भी न्यूज दिखाने की हिमाकत करेगा? कोई नहीं करेगा। देखा आपने किस तरह से जो आवाजें उठा रहे थे विपक्ष के नेता के लोग जी, और सीबीआई की जांच उनके ऊपर की जा रही है। क्यों नहीं सत्ता पक्ष के किसी मंत्री या संतरी के यहाँ की जा रही है? बिल्कुल नहीं की जा रही है। ये एक तरफा जो है ये हथियार के रूप में मोदी सरकार इसको इस्तेमाल करने का काम कर रही है। खेमचंद जी, जवाब दीजिए। सरकारी एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जो आपके विरोध में बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो गलत लोग हैं उन पे कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं? ये जो डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद ही क्यों ये जो गड़बड़ी सामने आई है बीबीसी की, अभी आप जो बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में गड़बड़ी की बात सामने आई है, वो अभी क्यों आई है? तो अभी और कब? इसका कोई मौसम थोड़ी होता है। एजेंसियां इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं। समय कुछ खास नहीं है, ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको आज पता चला है या फिर तो आप उसी दिन आप हाईलाइट करोगे। वैसे एजेंसियों का रहता है। एजेंसियां लगातार ट्रैक करती रहती हैं और ट्रैक करते हुए वो इन्फॉर्मेशन मांगती भी हैं और जब उनको लगता है कि अब कुछ गड़बड़ी है तो वो छापा मारते हैं। छापा मारते समय वो चेक करती हैं और चेक के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ दी जा रही है। चेक करने के बाद
पूरे मैटर को, पूरे मटेरियल को कोर्ट के सामने रखा जाता है। ट्रिब्यूनल्स होते हैं अपने इनकम टैक्स के, और वहां पे फैसला होता है कि कौन गलत है कौन सही है। ये तो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो सही है तो सही है। रत्नाकर जी, ये तो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, इसमें दिक्कत क्या है? मैं बोलता हूँ जी, देखिए, अजीब विडंबना है इस सरकार की। जब जहाँ पे जांच होनी चाहिए अडानी और अंबानी के कंपनियों की, जहाँ पे वित्तीय अनियमितता हो रही है, जांच वहां पे होनी चाहिए। लेकिन आज ये सदन में जांच राहुल गांधी के जो है जो प्रश्न उठाए हैं उनके ऊपर जांच बिठाई जा रही है जी। आज देख लीजिए, आज अगर हिंडनबर्ग का ऑफिस भारत में अगर कहीं पे होता तो सबसे पहले ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड हिंडनबर्ग के ऑफिस पे होता। आज देखिए, चूंकि ये मजबूर है कि उनका ऑफिस अमेरिका में है, इसलिए वो कोर्ट के माध्यम से ही जा सकते हैं वहां पे। नहीं तो अगर भारत में रहते तो ये रिपोर्ट कदापि जो है लोगों को नहीं ये पता चल पाता कि कितना बड़ा वित्तीय अनियमितता अडानी की कंपनियों ने किया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र है कि आज जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा विपक्ष के खिलाफ, न्यूज एजेंसीज के खिलाफ, जो इनके खिलाफ बोलती हैं उनके खिलाफ करने का किसने काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। क्यों आखिर में ये बोलने की आजादी को छीना जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी पे प्रहार किया जा रहा है, लोकतंत्र आज खतरे में है। ये बिल्कुल अप्रत्याशित है कि वह बीबीसी न्यूज एजेंसी के ऊपर छापा मारा जा रहा है जो डॉक्यूमेंट्री बना करके दिखाए। आखिर में बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाया है मोदी जी के ऊपर, वो सारे तथ्य तो विदेश मंत्रालय से यहीं से लेके गए हैं, जो बीबीसी का अथॉरिटी ने क्लियर किया है, और गहन छानबीन के बाद वो सारे तथ्यों को उसमें दिखाया गया है। आप जनता को देखने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए कि सही है क्या है गलत है। लेकिन आपको डर है, आप डर गए हैं, जनता से डर गए हैं कि जनता अगर सच्चाई देखेगी तो आपके खिलाफ जो 2024 में जनता का जो है जनाधार जो खिसकता नजर आ रहा है, वो जनता आपके खिलाफ वोट करने का काम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज डर का, बौखलाहट का ये उठाया गया कदम है। लेकिन मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज भारतीय जनता पार्टी जब विनाश की तरफ अग्रसर है तो इस तरह का जो है विपरीत बुद्धि उनके मस्तिष्क में आ रहा है। खेमचंद जी, बीजेपी पर बार बार सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता आया है। इससे पहले भी हमने देखा किसी दूसरी न्यूज एजेंसी ने, दैनिक भास्कर ने एक कोरोना काल में खबर छापी थी, दैनिक भास्कर पर कार्रवाई हुई। भारत समाचार जैसी न्यूज एजेंसी ने, न्यूज चैनल ने सरकार के खिलाफ कुछ छापा, उस पर कार्रवाई हुई। ट्विटर ने कुछ नेताओं के खिलाफ कुछ छापा, उस पर कार्रवाई हुई। तो क्यों ना कहा जाए कि बदले की भावना से या फिर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको गलत कैसे साबित करेंगे आप? ट्विटर छाप नहीं सकता, ट्विटर इज ए प्लेटफॉर्म, अगर वो छापता है तो गलत है। ट्विटर की तरफ से जो भी मोहन भागवत को लेकर ट्वीट किए गए थे उसके बाद कार्रवाई देखने को मिली थी। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। ट्विटर गलत तरीके से नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ग्रीवियंस ऑफिसर नहीं था। हमारे देश की जो आईटी लॉ है, हमारी जो रूल रेगुलेशन उनको मान नहीं रहा था, इसीलिए कार्रवाई की गई। क्या उनको वैसे करने दिया जाता है? क्या भारत का जो संविधान है उसके ऊपर ट्विटर हो गया? नहीं, उसकी पॉलिसीज हो गई? नहीं। और बाकी जो न्यूज चैनल पे कार्रवाई हुई थी उसको लेकर क्या कहेंगे? सुन लीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आपने सवाल किया तो आप सवाल ठीक है बोलिए। तो वो कार्रवाई बिल्कुल लेजिटिमेट थी, लीगल थी, जरूरी थी, और तभी ट्विटर और ये जो बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो लाइन पे है। नहीं तो हमारे यूजर्स का कभी भी, किसी का, आपका भी देखा होगा, आपके भी किसी मित्रों का देखा होगा कि अकाउंट को लॉक कर देते हैं। करते रहोगे, किससे पूछोगे? ना कोई फोन है, ना ईमेल है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो ये जो आर्बिट्रेटरी एक्शन हो रहा है, लेकिन ये कार्रवाई तभी होती है जब आपके बारे में कुछ लिखा जाता है, आपके बारे में कुछ कहा जाता है। नहीं है। आप ये बात बताइए, 2014 से पहले कौन से नेता पकड़े जा रहे थे? कांग्रेस के नेता पकड़े जा रहे थे। जो गलत है वो पकड़ा जाएगा। जो बोल रहा है, यानी कि जो बोल रहा है, जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, वो गलत है। हमारी सरकार तो उससे पहले थी नहीं। तो जो गलत है वो आज गलत है या कल गलत है, वही पकड़ा जाएगा। एजेंसियां इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, इसमें गलत क्या है? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने मंत्रियों के खिलाफ या सांसदों के खिलाफ, कितने मंत्री और सांसदों के खिलाफ आपने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का कार्रवाई की है?
ये सरकार, अभी मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। जब बिहार में यही सरकार इनकी जो आरजेडी के साथ, जेडीयू के साथ थी, तो ये जब सरकार गिर गई और जब वहां पे बहुमत साबित करने का दिन था, जिस दिन सदन में बहुमत साबित करने का, उस दिन भी ये आरजेडी और जेडीयू विधायकों के घर पे इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी की छापेमारी चालू कर रहे थे। आप सोच सकती हैं कि वो जो बहुमत साबित करने के दिन आप इस तरह की घटना को अंजाम देने रहे। कहीं न कहीं यह मानसिकता साफ दर्शाती है कि आप अपने खिलाफ कोई भी सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आप अपने खिलाफ कोई स्टेटमेंट को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आप अपने खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री आती है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो आपकी मानसिकता को यह दर्शाता है कि आप जो है तानाशाही रवैया इस देश में जल्दी से खेमचंद जी जवाब दीजिए। मन में आ रहा है वो करना चाह रहे हैं। खेमचंद जी आप जवाब दीजिए। देखिए, अभी कोई डॉक्यूमेंट्री कह रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल सरासर गलत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन के खिलाफ है, गलत तरीके से उसमें फैक्ट फिगर डालेगा, उसको ये अभी भी मेमो मंडित कर रहे हैं। तो कोई क्यों, गलत तो गलत है। अगर हमारे देश को बदनाम करेगा, तोड़ने की साजिश करेगा, यहाँ पे विघटन फैलाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ कार्रवाई होगी, जरूर होगी। लेकिन उस कार्रवाई का और आज की कार्रवाई का कोई लिंक नहीं है। दोनों अपने इंडिपेंडेंट है, दोनों एजेंसी इंडिपेंडेंट है, दोनों काम भी इंडिपेंडेंट है, और जो काम होना चाहिए वो होगा। तो गलत से कार्रवाई होगी। और हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उनका कुछ नहीं होगा, वो अपना काम करते रहेंगे। कुछ मिलेगा तो उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। जी रत्नाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद जी आपका भी शुक्रिया। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर में मां बेटी की मौत के मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पोस्टमार्टम कराने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। सीएम को मौके पर बुलाने की जिद पकड़ ली है परिजनों ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही शव के पोस्टमार्टम के लिए इनकार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनसे बातचीत करें, उनकी मांगों पर संज्ञान ले, जिसके बाद ही वो पोस्टमार्टम के लिए इजाजत देंगे। परिजनों ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सीएम पर नाराजगी जताई है। परिजनों ने रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौरी गांव का यह मामला है, जहां पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने गई थी और यहां पर एक हादसा हुआ जिसमें एक मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसके बाद से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पुलिस बल मौजूद है भारी मात्रा में और शव को पोस्टमार्टम कराने से परिजनों ने फिलहाल इनकार कर दिया है। सीएम को मौके पर बुलाने की जिद पर परिजन अड़े हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। सपा नेता ने वहां पर जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनको नजरबंद कर दिया गया। राम दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। राम, परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है कानपुर मामले में, वो सीएम को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये रूरा थाना मड़ौली गांव घटना हुई थी, जिसमें मिलने गई राजद ने के ऊपर आरोप है कि झोपड़ी में आग लगा दी, जिसके कारण मां बेटी की जिंदा जलकर मौके पर मौत हो गई। लेकिन वहीं जब आला अधिकारियों को जब इस घटना की सूचना मिली थी, वो मौके पर डॉक्टर राजशेखर कमिश्नर जो मंडलायुक्त हैं, एडीजी जोन आईजी मौके पर उसी गांव में पहुंच गए थे और परिजनों को लगातार समझाया जा रहा था। घटना स्थल से डेड बॉडियों को निकालकर सुरक्षित कर लिया गया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की बात आई तो कल रात से लेके अभी तक एक परिवार और प्रशासन के बीच जद्दोजहद एक सिफारिश कर रही है कि लगातार कि वो पोस्टमार्टम करा ले, लेकिन परिवार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। परिवार लगातार अपनी कई मांगे प्रशासन के सामने रख चुका है और पहली मांग तो उनकी यही है, पोस्टमार्टम तभी कराएंगे कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव में आए और उनकी मांगे सुने और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। राम, क्या कुछ मांगे हैं पीड़ित परिजनों की, जिसके लिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े हैं? जी बिल्कुल, मुझे बताना चाहेंगे उनका परिजनों का टोटल पहले तो सबसे बड़ा आरोप है कि वो इस प्रशासन से के कोई भी जवाबदेही, कोई भी सवाल से, कोई भी उनकी आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि प्रदेश के मुखिया जब मौके पर आएंगे और उनकी बात सुनेंगे, जब उनको समय देंगे, उनकी पूरी बात सुनेंगे, तो उनको इस चीज से आश्वासन होगा, तो संतुष्ट होंगे, तब वो अपने माता जी और बहन का पोस्टमार्टम कराएंगे। उनकी जो मांगे हैं, उनकी पहली मांग
मांग है कि मुख्यमंत्री गांव आए और उनकी बात सुने। दूसरी मांग है कि उन्हें 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। शिवम जो उसका लड़का है, जो मृतक मां थी, वो जो जिसकी जिंदा जलकर मौत हुई है, उसकी पहली मांग है शिवम दीक्षित की कि 5 करोड़ रुपया दिया जाए। और वही दूसरी मांग कि उसके जो पिताजी हैं उसको आजीवन उनको पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाए। और दूसरी मांग है कि दोनों भाइयों को, शिवम और राजू को, दोनों भाइयों को एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। जो मांगे, ये सब मांगे वो मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। जी पूजा, बिल्कुल, सीएम पर ही न्याय का भरोसा जताया है परिजनों ने, वहीं डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जो इसमें लापरवाह पुलिसकर्मी हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक देखने को मिली है? बिल्कुल, इंडिया वॉइस की टीम पर एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि शासन स्तर से मुख्यमंत्री लगातार इस मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने मंत्री प्रतिभा शुक्ला को मौके पर भेज दिया है। मौके पर प्रतिभा शुक्ला परिवार से रूबरू हो रही हैं, परिवार के साथ बात कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट शासन स्तर से एक नया एक्शन लिया है और जो एसडीएम है, लेखपाल है, कानूनगो को निलंबित कर दिया है। इस थाना अध्यक्ष रूरा को निलंबित कर दिया गया है और इनके ऊपर जब से 302, 307 आगजनी ऐसे गंभीर मुकदमा जो परिजनों का तहरीर थी उसके आधार पर दर्ज किया गया, तो उसके बाद एक ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पूजा जी, बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके जो पीड़ित परिजन है वो सीएम को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, परिजन जिस तरीके से कार्रवाई को लेकर अड़े हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों के साथ तो कठोर कार्रवाई की जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए। जो मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया है 302, 307 में, जिसमें अरेस्टिंग हो सकती है, जिसके चलते उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, वो उनका कहना है कि सभी दोषियों को तुरंत पकड़ लिया जाए और जेल भेज दिया जाए। राम, क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है इस मामले में? जी, जब बिल्कुल पूजा बताना चाहेंगे इस मामले में, जब मुकदमा देर रात आईजी के आदेश पर मुकदमा लिखा गया था, वही रूरा थाने में लिखा गया था, जिसके थाना अध्यक्ष के ऊपर एक गंभीर आरोप है। जिस तहसील में ये थाना आता है, उस तहसील के उप जिला अधिकारियों पर ये गंभीर आरोप है, उस तहसील के प्रशासन पर पूरा आरोप है, जिसके चलते जब ये मुकदमा लिखा गया था तो पूरा के नाम से पूरा अमला मौके पर फरार है। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद की बात करें, थाना अध्यक्ष की बात करें, लेखपाल की बात करें, तो लेखपाल अपनी गाड़ी उसी गांव में, अपनी जो कार है, जिस कार से आए थे अतिक्रमण हटाने, वो कार छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि गांव के जो आक्रोशित ग्रामीण थे, उन्होंने कार के साथ तोड़फोड़ की थी और खाई में, गड्ढे में कार को फेंक दिया था। बिल्कुल राम, इस पर सियासत भी तेज हो रही है। सपा नेताओं ने वहां पर जाने का ऐलान किया था, जिनको नजरबंद किया गया। कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि बताना चाहेंगे पूजा की मुख्यमंत्री लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ही जो उनके नेता हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं। प्रतिभा शुक्ला जो सदर विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं, परिजनों से लगातार बात कर रही हैं। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है सपा के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी प्रतिनिधि मंडल, पूरा जिला अध्यक्ष कांग्रेस के और पूरी एक प्रतिनिधि मंडल कानपुर देहात उस गांव में पहुंचने वाला है। और सपा के ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो मौके पर पहुंच रहे हैं और उनको, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर किसी भी नेता या विपक्ष नेता को पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहा है। सबको नजरबंद किया जा रहा है, किसी को रास्ते में रोका जा रहा है। लगातार विपक्ष इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए, बयानों के जरिए उठा रहा है, मीडिया के सामने रख रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम इस अपडेट के लिए आपका। वहीं कानपुर मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जो सच है वो यही सच है कि जो हाशिए पर है, जो कमजोर है, जिसकी आवाज उत्तर प्रदेश में, जिसके 12-12 मुख्यमंत्री होते थे ब्राह्मण समाज के, आज उसको बुलडोजर से कुचल दिया जाता है, उसको जलता हुआ छोड़ दिया जाता है और सरकार कह रही है आग उन्होंने खुद से लगा दी।
16 फरवरी से शुरू होने जा रही है। संभल जिले में 81 सेंटर पर 51,163 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार की परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए जनपद संभल का पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। डीएम मनीष बंसल ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकल विहीन कराने के निर्देश दिए हैं। तो 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। संभल में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नकल विहीन परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से वहां पर नजर रखी जाएगी। सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर। साथ ही छात्रों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। ये 16 फरवरी से हमारे यहाँ पे पूरे प्रदेश में बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की होने शुरू जा रही है और हमारे संभल में 81 सेंटर्स बनाए गए हैं। आज सभी सेंटर्स के जितने भी केंद्र व्यवस्थापक हैं, वहाँ पर जितने स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी आज एक ब्रीफिंग की गई थी। उनको पूरा डिटेल में बताया गया कि क्या क्या शासन के निर्देश हैं, क्या नियम है, कैसे उनको बिल्कुल अपनी शुचितापूर्वक और बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी अराजक तत्व को हावी हुए देने बिना एक अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से परीक्षा करवानी है। और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे नकल या कोई भी जो पूरी परीक्षा की प्रोसेस है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो, उसको टॉलरेट नहीं किया जाना है। ये 16 खबर मिर्जापुर से है, जहां रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर गश्ती के दौरान सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार और प्रधान आरक्षक प्रेमनाथ शुक्ला को एक गुमशुदा लड़की मिली। लड़की एक टी स्टॉल के पास बैठी मिली, जिससे पूछताछ में पता चला कि वो जौनपुर की रहने वाली है और दिल्ली अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही थी, लेकिन गलती से वो मिर्जापुर आ गई। जिसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए लड़की को रेलवे चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति को सौंप दिया गया है। तो मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस को एक गुमशुदा युवती मिली। माता पिता से मिलने वो दिल्ली जा रही थी, लेकिन गलती से मिर्जापुर पहुंच गई, जिसके बाद रेलवे चाइल्ड लाइन के हवाले युवती को किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।